दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी एलोपैथी ना लेनी पड़े? अगर आप ये चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ है मिनरल कंपनी के एमडी केवल सिंह। वो पिछले 17 साल से अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन पानी के बारे में काम कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, क्या एंटीबायोटिक लेने से बिना भी वो खत्म हो सकती है? तो सबसे पहले हम करते हैं उनका स्वागत। सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल रेशम जी, आपको और आपके श्रोताओं को। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्फेक्शंस हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी है, तो हर किसी को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी हमको एंटीबायोटिक देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है वो टाइम टू टाइम नेक्स्ट जनरेशन का आ जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी जो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये इन्फेक्शन बिना एंटीबायोटिक लेने से इसको हम खत्म कर सकते हैं? रेशम सिंह जी, ये जो इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक्स की स्टोरी है, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, अगर हम वहां से बात करें तो आपको ज्यादा बेहतर आपको और आपके श्रोताओं को समझ भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये एंटीबायोटिक्स के बिना ये इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, या क्या एंटीबायोटिक्स ने कोई इन्फेक्शन में हमारे लोगों का कोई फायदा भी किया है या नहीं। तो मैं पीछे बात करता हूं 1860 की। 1860 में ल्यूइस पास्चर ने ये थ्योरी दी थी जिसको जर्म थ्योरी बोलते हैं हम साइंस में। जर्म थ्योरी क्या थी? तो लुइस पास्चर की ये जर्म थ्योरी बहुत उस समय प्रसिद्ध हुई। इसका मतलब यह था कि कोई बाहर से एक बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया आकर हमारे शरीर पर हमला करता है और वो हमें बीमार करता है। बैक्टीरिया हमारे खून में आता है, खून में आकर वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो हमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि कौन सी इन्फेक्शन है, तो उसके बाद वो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक भी जो आज दी गई है वो नेक्स्ट ईयर नहीं दी जाएगी, आपको उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो भी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर उसका असर नहीं होता। तो इसीलिए 1860 से लेकर अब तक हजारों किस्म की एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं, उनकी पावर बढ़ाई जा रही है, उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि हम बैक्टीरिया को मार सकें। परंतु एक बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं, दूसरा बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, बीमारियां वही की वही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रही हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, परंतु बीमारी कम नहीं हो रही, बीमारी उल्टा बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? जिस समय लुइस पास्चर ने यह थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी, उसी समय फ्रांस के अंदर ही एक दूसरे फ्रेंच साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनका नाम था एंटोइन विशम। एंटोइन विशम जो थे, उनकी जो थ्योरी थी उसको हम बोलते हैं ट्यूरिन थ्योरी। ट्यूरिन का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है ट्यूरिन, तो उसका मतलब होता है कि इलाका। यहां पर इलाके का मतलब है हमारा शरीर। ओके। वो उसकी थ्योरी का जो विशम की थ्योरी थी, उसका जो फोकस था वो था हमारा शरीर। वो कहते थे कि अपने शरीर को साफ रखो, अपने शरीर को अल्कलाइन रखो, आपको इन्फेक्शन होगी ही नहीं। बिल्कुल। अगर आपका शरीर एसिडिक है तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगी, आप एंटीबायोटिक लोगे, जितनी एंटीबायोटिक लोगे आपका शरीर और एसिडिक होगा, आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करेगा वो फिर प्रोलिफरेट कर जाएगा, वो फिर मल्टीप्लाई कर जाएगा, आपको एक इन्फेक्शन जाएगी, दूसरी इन्फेक्शन आ रहेगी। बैक्टीरिया को अगर आप जहर से मारने की कोशिश करोगे, एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करोगे, तो आपके शरीर में भी जहर आएगी, आपका शरीर ज्यादा एसिडिक होगा और बीमारियों के लिए वो ज्यादा प्रोन हो जाएगा, उसको और बीमारियां लगने के चांस बढ़ जाएंगे। सो ये थी ट्यूरिन थ्योरी उसकी, एंटोइन विशम की। तो जो दोनों थ्योरी अपोजिट थी, लुई पास्चर की जो जर्म थ्योरी थी उसका सारा फोकस बैक्टीरिया पर था कि हम बैक्टीरिया को हमने मारना है, उसके लिए हमने दवाई बनानी है। जो एंटोइन विशम की थ्योरी थी, ट्यूरिन थ्योरी, उसका पूरा फोकस आपकी बॉडी के ऊपर था कि आपकी बॉडी साफ सुथरी रहे, आपकी बॉडी अल्कलाइन रहे, अगर कोई बैक्टीरिया आ भी जाए तो वो बैक्टीरिया आपका कुछ नुकसान न कर सके।
एंटोन बिशप ने एक बात यहाँ पर और कही, उसने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर के बाहर से नहीं आते हैं, ये शरीर के अंदर भी बहुत है और ये नए पैदा भी हो सकते हैं। जो मटेरियल हमारे एक हेल्थी सेल को बनाता है वही बैक्टीरिया को भी बना सकता है अगर हमारे शरीर का एनवायरनमेंट ठीक ना हो। तो उनका जो पूरा फोकस था वो एनवायरनमेंट के ऊपर था। वो उन्होंने एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने का, एनवायरनमेंट को साफ रखने का एक एनवायरनमेंट से आपका क्या मतलब है? एनवायरनमेंट का मतलब है शरीर, कि हमारा शरीर साफ रहे, हमारा शरीर एसिडिक ना हो, ये अल्कलाइन हो, इसके अंदर जहरे ना हो, ये हेल्दी हो, ये तगड़ा हो, ताकि ये किसी भी जो बाहर से आ रहे बैक्टीरिया को मार सके। और जो अंदर के बैक्टीरिया है वो भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं अगर हमारा शरीर अल्कलाइन हो। बैक्टीरिया का नंबर तो शरीर में बहुत है। परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तभी हमारे मरने का सामान हमारे अंदर फिट कर दिया। जिस चीज ने हमको मारना है वो जन्म के समय ही हमारे अंदर फिट कर दिया गया है, वो है हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, करोड़ों की बिलियंस की गिनती में है, परंतु उनका जो नंबर है, उनकी जो गिनती है वो कंट्रोल में रहती है जब तक आपका शरीर अल्कलाइन है। जब जब शरीर एसिडिक होगा तो उनकी गिनती बढ़ने लगती है और आपको इन्फेक्शन होती है। ये इन्फेक्शन अंदर से भी हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है। मीन्स उनका कहना था कि अगर बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, तो अगर बाहर से बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। नहीं, थोड़ा सा आपकी बात में थोड़ा सा मैं उससे डिफर करता हूं। आपकी बात पूरी ठीक नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब है हमारे जो ब्लड है, हमारा जो शरीर है वो अल्कलाइन होगा। अगर अल्कलाइन होगा तो जो हमारे शरीर के अंदर से बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उनकी गिनती भी कंट्रोल में रहेगी। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा, हमारे शरीर के ऊपर हमला करेगा, तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है वो भी तेजी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तब तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको दबा लेगा, उसके ऊपर वो काबू पा लेगा। तो इस तरीके से हम बाहर के बैक्टीरिया से भी सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारा शरीर अल्कलाइन और साफ है तो अंदर के बैक्टीरिया की गिनती भी कंट्रोल में रहेगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये हमारे शरीर के अंदर हमारी मौत का सामान परमात्मा ने फिट करके भेजा है। अगर हम अल्कलाइन रहते हैं तो ये कंट्रोल में रहते हैं, अगर हम एसिडिक होते हैं तो ये इनकी गिनती बढ़ने लगती है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाती है, तो हमारा शरीर एकदम एसिडिक हो जाता है, तेजाबी हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया हमें खाना शुरू कर देते हैं। तो जब परमात्मा ने हमें पैदा किया था तो हमारे साथ ये बैक्टीरिया को पैदा किया था और उसकी ड्यूटी लगाई थी कि किसी दिन इस आदमी को, इस मिट्टी को आपने दोबारा मिट्टी में मिलाना है। उसका सामान, उसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद है, परंतु अगर हम अपने शरीर को अल्कलाइन रखते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है। अगर ये हम इसको एसिडिक कर देते हैं तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये जिंदा जी हमें खाना शुरू कर देता है। हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, पैंक्रियास हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे शरीर का काम करते हैं, तो ये वेरियस पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है जिंदा जी। तो हमारे जो पार्ट्स हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं। हमारे जिंदा होते होते ही वो डीजनरेट होने लगते हैं और हमें बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं। जब हमारे जो पार्ट्स हैं वो कमजोर हो गए, वो डीजनरेट हो गए, तो बीमारियां तो आती रही। तो यहाँ पर मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपने बोला कि अगर बॉडी अल्कलाइन रहती है तो बैक्टीरिया ना तो अंदर से पैदा होता है ना बाहर से जो अटैक करता है वो हमारी बॉडी का नुकसान कर सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन है तो बॉडी का जो अंदर का कल्चर है वो भी अल्कलाइन है, तो ऐसे तो फिर जो आदमी है वो कभी मरेगा ही नहीं। हाँ, ये बात भी, ये आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड क्वेश्चन है। हम अपने आप को कितना भी अल्कलाइन रख ले, वो जो हमारा शरीर का सिस्टम है ये पूरा दिन तेजाब पैदा करता है। हमारा जो शरीर है ये बाय डिजाइन ये अल्कलाइन है। हम 7.4 pH के ऊपर जीते हैं, परंतु हमारा जो शरीर सारा दिन जो वर्किंग करता है ये वर्किंग में ये पूरा एसिडिक है। ये कोई भी काम करता है, हम सोचते हैं, हाथ लगाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हर समय हमारे अंदर एसिड पैदा हो रहा है। तो धीरे धीरे हम एसिडिक हो ही रहे हैं। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपनी बॉडी को एसिडिक होने से रोक नहीं सकते। बच्चा होता है वो अल्कलाइन होता है। जब जब हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, हम
एसिडिक होते जाते हैं। जब हम बूढ़े होते हैं तो हम बहुत एसिडिक हो जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हम पूरे एसिडिक हो जाते हैं। तो ये जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का, मौत तक का सफर है, वो अल्कलाइन से एसिडिक होने का ही सफर है। परंतु हम कर क्या सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, हम अपने एसिडिक होने की प्रक्रिया को स्लो कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाते हैं, आपका शरीर एसिडिक रहता है, आपके जो शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो बहुत जल्दी डीजनरेट होने लगेंगे। चाहे आपका दिल है, चाहे पैंक्रियाज है, चाहे आपके लंग्स हैं, चाहे आपकी किडनीज है, चाहे जो भी हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, वो डीजनरेट जल्दी होंगे अगर आप अपने आप को एसिडिक रखते हैं। जो हमारी एज है, हाँ, वो हमारी एज तेजी से बढ़ेगी और हम जल्दी बूढ़े, और जल्दी बूढ़े होंगे तो जल्दी मरेंगे। और जब हम बूढ़े होने की बात करते हैं तो जल्दी बीमारियां भी लगती हैं। अगर इसके उल्टा हम अपने शरीर को अल्कलाइन रखते हैं, अल्कलाइन खाते हैं, अल्कलाइन पीते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, पेशाब के रास्ते में हमारा तेजाब निकलता है, एसिड निकलता है। आप गहरी सांस लेते हैं, सांस के साथ भी एसिड बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जा रही है वो हमारे एसिड को कम कर रही है। ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है वो हमारे अल्कलाइन को बढ़ा रही है, एसिड को कम कर रही है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसे ही जैसे पसीना है, हम शरीर काम करते हैं तो पसीना बाहर निकलता है, पसीना भी एसिडिक है। तो हमारा शरीर पसीने से भी एसिड बाहर निकालता है, जो पेशाब से भी निकालता है, जो हम लैट्रिन जाते हैं उससे भी जो एसिड है वो बाहर निकलता है। तो हम खाते, ये तो है शरीर के एसिड को बाहर फेंकने के तरीके। परंतु अगर हम बहुत ज्यादा एसिड खाते हैं तो वो एसिड इतना बढ़ने लगता है कि फिर हम एसिड और फेंक नहीं सकते बाहर। तो फिर वही एसिड हमें मोटापा भी करता है। जो चर्बी है, एसिडिक फैट है, वो हमारे शरीर में जमा होने लगती है, मोटापा होने लगता है। और वही जो एसिड है वो हमें बूढ़ा भी करता है। वही जो एसिड है हमें मौत की तरफ जल्दी दिखा देता है। तो जहां पर आपने दो थ्योरीज की बात की, तो मेरे को प्लीज ये बताइए कि इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी है हमारे लिए? अगर हम यूटिलिटी की बात करेंगे कि हमारे लिए फायदा किसमें है, तो मुझे तो लगता है कि दोनों को ही यूज करना चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको 104 बुखार हो रखा है, इन्फेक्शन के साथ आपको बुखार भी हो रहा है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन है, तो फिर अभी इतनी जल्दी आपका शरीर साफ करने से तो कुछ नहीं होगा, तो आपको एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ेगी। परंतु अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली, परंतु आपके शरीर को आपने वही का वही रखा, वही का वही वो एसिडिक है, वही का वही वो जहरीला है, वो टॉक्सिक है, उसको आपने अल्कलाइन नहीं किया, उसको आपने साफ नहीं किया, तो फिर एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी। क्योंकि आप जैसे जो हमारे खाने पीने की आदतें हैं, अगर हम वो चेंज नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है एक बार एंटीबायोटिक से ठीक तो हो जाएगी, लेकिन एक बैक्टीरिया मर जाएगा। एंटीबायोटिक सामने उसको बैक्टीरिया को जहर दे दी, वो मर गया, परंतु आपके बॉडी में और जहर आ गई और एसिडिक हो गया, तो आपको दूसरी बीमारी आने के जो चांस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप दोबारा बीमार होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके घर में एक तालाब है, तालाब में आपने मछलियां रखी, तो मछलियों का फीड डालते रहते हैं। वो फीड कई बार आप ज्यादा डाल देते हैं, तो वो फीड पानी के अंदर गल सड़ जाती है, तो पानी जो है एसिडिक हो रहा है। जब पानी एसिडिक हो रहा है तो मछली को सांस नहीं आ रही, बिल्कुल सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है, क्योंकि मच्छी तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है और उसको अल्कलाइन पानी चाहिए सांस लेने के लिए। एसिडिक वाटर होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, तो मछलियां बीमार होने लगेगी थोड़ी देर के बाद। तो अब आपको लगता है कि मेरी मछलियां बीमार हो रही है, मैं इसका इलाज करूं। आपने डॉक्टर बुलाया, मछली को पकड़ा, उसके एक इंजेक्शन लगाया, फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा, दूसरी का इंजेक्शन लगाया, परंतु पानी नहीं बदला आपने। जब तक आप पानी नहीं बदलोगे मछलियां तंदुरुस्त नहीं हो सकेंगी, आप जितने मर्जी एंटीबायोटिक देते रहो। ये तो बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। यही चीज हमारे साथ हो रही है। जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो सब खून, उनके आसपास में खून बह रहा है, उनको खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो खून से मिल रही है। अगर खून एसिडिक है तो हर शरीर का जो पार्ट है हमारा, वो एसिडिक खून में डूबा हुआ है, तो वो गल रहा है, सड़ रहा है, उसकी सांस घुट रही है। तो हम उस जो पार्ट है उसका तो इलाज कर रहे हैं। कभी हम पैंक्रियाज का इलाज करते हैं, कभी हम थायराइड का इलाज करते हैं, कभी किसका, कभी लिवर का, कभी लिवर का इलाज करते हैं। परंतु जो उसका आसपास का एनवायरमेंट है, जो उसका ब्लड है,
वो वही का वही है, वो अल्कलाइन नहीं है, वो अभी वो भी एसिड acidic ही है, वो अभी भी तेजाबी है। तेजाबी। तो आप कितनी भी दवाइयां लेते रहो, बीमारी ठीक नहीं होगी। तो मेरा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी थ्योरी ठीक है, नंबर 1, अगर आपको इन्फेक्शन है, आप बीमार हैं, तो आपको दवाई लेनी चाहिए और लो। साथ में आपने अपने खून को साफ करना है, अल्कलाइन खाना है, अल्कलाइन पीना है, शरीर में से पसीना बाहर निकालना है, अच्छी सांस लेनी है एनवायरनमेंट में गहरी, और उसके बिना आपका जो खाना पीना है वो अल्कलाइन होना है। ज्यादा पानी पिए ताकि आपको पेशाब ज्यादा आए। तो ये आपने ये सारी क्रियाएं करनी होगी ताकि आपका शरीर अल्कलाइन हो जाए। जब आपका शरीर अल्कलाइन हो जाएगा तो जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है वो होने के आपको चांस बहुत कम हो जाएंगे, तो आगे से आप दोबारा बीमार नहीं होंगे। तो जो ट्यूरिन थ्योरी है वो तब काम आती है जब हम तंदुरुस्त हैं, और जो ल्यूई पास्चर की थ्योरी है, जर्म थ्योरी, को तब काम आती है जब हम बीमार हैं। अगर बीमारी की दवाई लेने के बाद भी हमने ट्यूरिन थ्योरी के ऊपर काम नहीं किया तो बीमारी तो दोबारा बीमारी आती रहेगी। जर्म थ्योरी ने बहुत सारी बीमारियां खत्म की, परंतु बीमारियां तो और आ गई। वो एंटीबायोटिक एक आपने दी और बैक्टीरिया ने अपना रूप बदल लिया। बैक्टीरिया अपने आप को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देता है। बैक्टीरिया और वायरस में एक खास बात होती है कि जब आप इसको कोई दवा देंगे, कोई जहर देंगे, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, नए रूप में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो हम पीछे कोरोना आया था, तो कोरोना की मेडिसिन बनाने के लिए सभी कंपनियां लगी हुई थी, सभी ये सारे फटाफट मेडिसिन बन गई है जी, उसके इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगे। अभी इंजेक्शन पूरे नहीं हुए थे, अभी हम थैंक यू मोदी जी बोल रहे थे, तब तक क्या हुआ कि पता चला कि कोरोना के एक नया वेरिएंट आ गया है, उसके ऊपर ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा। तो अब क्या करोगे आप? एक इंजेक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर आप लगाते रहो। इससे बेहतर तो यही है कि अपने शरीर को ही इतना मजबूत कर लो, आपका किला ही इतना मजबूत हो, चाहे दुश्मन उत्तर से आए, चाहे दक्षिण से आए, चाहे पूर्व से आए, चाहे पश्चिम से आए, वो आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सबका इलाज करते रहो या फिर अपना किला मजबूत कर लो, सबका इलाज उसी के अंदर हो जाएगा। तो एक बात मैं और जानना चाहता था कि जैसे हमारे लोगों को तेजाब की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हर किसी को तेजाब बन रहा है, तो जैसे मैंने आपकी बात सुनी है तो इससे तो लग रहा है कि जो ये तेजाब है ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और हमारे लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कोई कैप्सूल ले लिया, कोई टैबलेट ले ली, कोई जो सिरप ले लिया उसको हटाने के लिए, और 2 घंटे में ठीक हो गए, नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आपको तेजाब की प्रॉब्लम है और आप रोज तेजाब की गोली लेकर के आपको ठीक कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप धीरे धीरे सुसाइड कर रहे हैं, यानी खुदकुशी कर रहे हैं। तेजाब की जो गोली है वो आपको तेजाब को तो खत्म करती है, परंतु तेजाब का जो बनने का प्रोसेस है उसको खत्म नहीं करती। तेजाब को खत्म करने के जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो आपको ढूंढने चाहिए, वो आपको करने चाहिए। चाहे वो पानी ज्यादा पीना है, अल्कलाइन पानी पीना है, अल्कलाइन फूड खानी है, तेजाबी फूड को कम करना है, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आपको करने चाहिए और तेजाब को अपने को कंट्रोल करना चाहिए। जब हमारा जो मैदे के अंदर तेजाब होता है, स्टमक के अंदर, ये जरूरी चीज है, परंतु ये तब जरूरी है जब हमने फूड खाया है। अगर आपने फूड खाया और तेजाब बना, फूड हजम हुई, फूड हजम होते ही, डाइजेस्ट होते ही तो तेजाब खत्म हो गया। परंतु अगर आपने फूड तो खाया नहीं परंतु तेजाब आपके मैदे में बन रहा है, तो वो जो तेजाब है वो एक नहीं, वो हजारों बीमारियों को आगे जन्म देगा। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां उस तेजाब से होगी। सो ये ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने तेजाब का परमानेंट इलाज करें। गोली खाकर बेफिक्र ना हो जाए कि मैंने गोली ले ली तो मेरी अभी जन्म खत्म होगी तो मैं ठीक हो गया, ये मत सोचिए, ये बहुत खतरनाक प्रोपोजिशन है। और मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे आपने बताया कि जो अल्कलाइन खाने से हमारी बॉडी जो है वो हम जो हमारी आयु है, एज है, वो बढ़ सकती है, हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि इस थ्योरी को, इस ज्ञान को लोगों में कोई गवर्नमेंट जहां कोई साइंटिस्ट जहां ये थ्योरी लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? जो ल्यूइस पास्चर की थ्योरी है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? देखिए ऐसा है, जब ल्यूई पास्चर ने ये थ्योरी दी तो फार्मा कंपनियों को उसने बहुत बड़ा मुनाफा दिखाई दिया। आज पहले पेंसिलिन बनी, फिर दूसरी एंटीबायोटिक, तीसरी एंटीबायोटिक, जब बनती गई तो हर दवा का पेटेंट होता है 5-10 साल का।
तो 5-10 साल वो जो वही उसी दवा को, उसी मेडिसिन को 10-20 गुना रेट में बेचते हैं। तो जब वो पेटेंट खत्म होता है, वो सस्ती होती है, तब तक वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, नई दवाई बन जाती है, फिर उसका पेटेंट हो जाता है। ये जो फार्मा कंपनियां हैं, इनको तो जो लुई पास्टर की थ्योरी थी वो बहुत रास आई, इन्होंने तो अरबों रुपए उसमें कमाए। परंतु आप ये बताइए कि ट्यूरिंग थ्योरी जो है वो किसी कंपनी को क्या देगी? अगर आप अल्कलाइन खाना खा के, अल्कलाइन पानी पीकर, ज्यादा पानी पीकर, ज्यादा पेशाब करने के बाद, या फिर ज्यादा आप एक्सरसाइज करके पसीना निकालने के साथ अगर आपकी बीमारी कम होती है, इन्फेक्शन कम होती है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी को इसका फायदा होगा? किसी को नहीं फायदा होगा। अगर फायदा नहीं होगा तो फिर वो क्यों इसको पॉपुलर करे? पॉपुलर तो वही चीज होती है जिसमें मुनाफा है। आज की जो दुनिया है ना, ये दुनिया बड़ी क्रूर है। इस दुनिया में प्रॉफिट ही सबसे बड़ी चीज है। चाहे लोगों को झूठ बोलना पड़े, चाहे लोगों को गुमराह करना पड़े, प्रॉफिट आना चाहिए। तो प्रॉफिट के कारण ये कंपनियां सब कुछ करती हैं, उनको प्रचार करती हैं, नई दवा आती है, उस दवाई का प्रचार होता है, उसके पैम्फलेट छपते हैं, वो उसकी डॉक्टर के पास जाता है, जो मेडिकल रैप होता है, मेडिकल रैप है, उसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, दुकान का कमीशन होता है, जो सारा सिस्टम उसके ऊपर चल रहा है। अगर ट्यूरिंग थ्योरी, अगर आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, आप नेट पर जाइए और पढ़कर देखिए। लुई पास्टर की जब डेथ होने का टाइम आया, उसका जो लास्ट टाइम था, तो उसने कहा, जो फादर था इस थ्योरी का, जो उस थ्योरी का फादर था, उसने खुद कहा था कि ट्यूरिन इज इंपॉर्टेंट, जर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्यूरिन इज इंपॉर्टेंट। अपने जीवन के आखिरी सालों में उसने भी मान लिया था कि जो एंटोइन बिशम बोल रहा था वो बात ज्यादा ठीक थी। जर्म को मारकर हम बीमारी के ऊपर फतेह नहीं पा सकते। बीमारी के ऊपर फतेह पानी है तो हमें अपना किला मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम। वो किला अल्कलाइन फूड से होगा, अल्कलाइन पानी से होगा, और वो किला है हमारा शरीर, और हमारा शरीर अल्कलाइन चाहिए, ये मजबूत चाहिए। फिर चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम सबके साथ लड़ सकते हैं। हाँ जी, आप लास्ट में कोई जो हमारी ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? आज की जो बात हमारी हुई है उसका मैसेज तो बड़ा साफ है। सबसे पहले शरीर के जो तेजाब को बाहर फेंकने के तरीके हैं, आप उनमें सहयोग करें। जैसे पेशाब है, आप पानी ज्यादा पिए और आपको पेशाब ज्यादा आएगा, तेजाब बाहर ज्यादा निकलेगा। दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसा हो जब आपके शरीर से पसीना निकले। आप कोई ऐसा काम करें या कोई ऐसा व्यायाम करें ताकि आपके शरीर से पसीना जरूर बाहर निकले। और आप गहरी सांस लें और साफ हवा में जाकर लें, ताकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जो एसिड कम हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है तो अल्कलाइन बढ़ रहा है, तो ये भी आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी सही तरीके से चले। और दूसरी बात रही खाने और पीने की। खाना आपका अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक आपका कम से कम होना चाहिए, पानी आपका अल्कलाइन होना चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपका किला मजबूत होगा। अगर आपका किला मजबूत होगा तो बैक्टीरिया एक आए, वायरस दो आए, कितने भी आए, कुछ भी आए, आप उसके साथ फाइट कर लोगे, लड़ लोगे। अगर आपका किला कमजोर है तो फिर आप जहर देकर बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करोगे तो वो जहर आपके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी, आपको भी उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो अगर आपका शरीर एसिडिक है तो आपका जो बुढ़ापा है, फ्री रेडिकल जो आप में बन रहे हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए कुछ भी अल्कलाइन नहीं है, तो आपका बुढ़ापा भी तेजी से आएगा, आप थके भी रहेंगे, आप जीवन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे, आपका शरीर कमजोर रहेगा, बीमारी रहेगी, तो आप मौत भी जल्दी हो। हाँ, आप बूढ़े भी जल्दी होंगे और बीमार भी लगातार रहेंगे। तो अगर आपने अपने जीवन का आनंद लेना है, लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी आप चाहते हैं, हॉस्पिटल के बिना, डॉक्टर के बिना, दवा के बिना, तो आपका रास्ता एक ही है कि आप अपने शरीर को हर समय अल्कलाइन रखें। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर फेंकें और अल्कलाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेकर आए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताया कि शरीर को कैसे हम अल्कलाइन रख सकते हैं और कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। और मेरी ऑडियंस को भी एक बेनती है, रिक्वेस्ट है कि जो ल्यूइस पास्चर की थ्योरी थी उसको तो बड़ी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, फार्मा कंपनियों ने बहुत लोगों में प्रचार किया और अपना प्रॉफिट कमाया। और जो बिशप की थ्योरी है उसको प्रचार करने के लिए हम और आप लोग हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसमें जो मनुष्यता की सेवा है वो बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी ये वीडियो है तो वो आप प्लीज इसको शेयर करें। हो सकता है कि हमारी ये वीडियो सुनकर अपने खेत से कोई मूली, गाजर, शलगम उखाड़ कर खाना शुरू करे और अपने आप को अल्कलाइन रखने की कोशिश करे और बीमारियों से निजात पा सके।
सो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत श्री अकाल।